Hello students, I am your business studies teacher Navdeep, and in this video I will explain you dematerialization, demutualization, Nifty, Sensex and other related concepts like depository participants, etc. As I have told you in my previous video, these days all securities are traded online. फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को डील करना बहुत ही ट्रेडिशनल वे हो गया है। आजकल ऑनलाइन फॉर्म में कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू सभी ट्रेडिंग की जाती हैं इन सिक्योरिटीज़। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से थेफ्ट से बचा जा सकता है और फेक या फोर्स्ड ट्रांसफ़र्स मतलब जो जाली नकली सर्टिफिकेट्स बनाए जाते थे उससे बच सकते हैं। और जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे उनको ट्रांसफ़र करने में, उनको रिसीव करने में, उनकी डिलीवरी में जो डिलेज़ होते थे उनसे बचा जा सकता है। और जो पेपर वर्क है बहुत ज़्यादा होता था फिज़िकल जब ट्रांसफ़र होता था उस टाइम पे, तो वो पेपर वर्क से भी बचा जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म में कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू सभी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग की जाती है। Now, what is dematerialization and what are the main benefits of dematerialization? डीमेटीरियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई इन्वेस्टर अगर उसके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी शेयर्स पड़े हैं तो वो उनको अगर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो वो भी हो सकता है इस प्रोसेस के अंडर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर उनके पास फिज़िकल फॉर्म में कोई शेयर्स हैं तो वो उसको कैंसिल करवा के जब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इस प्रोसेस के अंडर उनको एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री या नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है जो शो करता है कि उनके पास कितने शेयर्स हैं, कितना उनके अकाउंट में बैलेंस है। इनका एक अकाउंट ओपन हो जाता है जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं ऑनलाइन शेयर के डेबिट या क्रेडिट की, कि कितने शेयर्स डेबिट हुए कितने क्रेडिट हुए, जैसे बैंक अकाउंट में होता है ना वैसा ही। तो ये जो अकाउंट होता है इसको डीमैट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रोकर्स होते हैं जैसे जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, तो उसके साथ ये अकाउंट ओपन कराया जाता है। तो मैंने आपको मेथड्स में बताया था कि शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, उसके जो मेथड्स कराए थे उसमें मैंने फर्स्ट मेथड आपको कराया था आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो डीमैट फॉर्म में ही होती हैं आज के टाइम पे। लगभग जो 90% डीलिंग्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में होती हैं और जो 10% है वो ऑफलाइन मोड में फिजिकल के थ्रू होती है। और जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज़ के लिए, कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए तो बिल्कुल ही कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है कि इन सिक्योरिटीज़ को तो ऑनलाइन फॉर्म में ही डील किया जाएगा। Now, what are the benefits of dematerialization? As I have explained you earlier, डीमेटेरियलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स होंगे। इससे एक तो क्या होता है कि जो शेयर्स हैं उनको होल्ड करना इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उनको होल्ड कर रहे हो शेयर्स को तो आपको कुछ अपने पास उन पेपर्स को, उन शेयर सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म में पकड़ के रखने की या संभाल के रखने की नीड नहीं है। वो बस आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, आपको उनको संभाल के रखने की नीड नहीं होती। फर्स्ट बेनिफिट ये है। सेकंड है कि अगर आपको कहीं से लोन लेना है बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से तो आप अपने इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको एज प्लेज, एज कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हो, गिरवी भी रख सकते हो। देन कोई चोरी का, लॉस, फोर्जरी, इन सब का कोई भी खतरा नहीं होगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा। और ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कि आपके अकाउंट में करेक्ट नंबर ऑफ़ शेयर्स क्रेडिट हों, करेक्ट नंबर ऑफ़ शेयर्स डेबिट हों। इसका जो
बैलेंस है ना, या जो भी इसकी मेंटेनेंस है, वो आपका ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही रखेगा। उसके बाद है, ऐसा नहीं है कि आपने जो डीमेट अकाउंट ओपन किया है वो हर एक कंपनी के लिए आप अलग अलग करोगे। मतलब अगर आप 4 कंपनीज़ के शेयर परचेज करना चाहते हो तो चारों के लिए आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। आप एक सिंगल डीमेट अकाउंट खोलोगे और आपके वो सिंगल जो डीमेट अकाउंट है वही चारों कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज करने के लिए यूज़ होगा। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डीमेटीरियलाइजेशन। नाउ वर्किंग ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे वर्क करता है, जो डीमेट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, और डीमेट अकाउंट आप खुद नहीं ओपन करोगे, उसके लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैंने आपको बताया, कोई ब्रोकर, कंपनी, ये सब कुछ हो सकता है। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो डिपॉजिटरी का एजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जो भी डिटेल्स हैं, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, जो भी साइन वगैरह, वो दोगे अपने डीपी को और वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। आपके जो फिज़िकल शेयर हैं, अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास फिज़िकल शेयर ही होंगे, तो वो आप अपने डीपी को दोगे और उसको रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने के लिए कहोगे कि आपके ये वाले जो फिज़िकल फॉर्म वाले शेयर हैं इसको वो डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवा दे। अगर तो वो आपके करवा देगा उसमें। और अगर आप कुछ शेयर्स परचेज करना चाहते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डीमेट अकाउंट की जो भी डिटेल्स हैं आप अपने डीपी को दोगे। ओके, और जो आपका डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो आपके डीमेट अकाउंट में जितने आपने शेयर्स परचेज किए हैं उनको क्रेडिट कर देगा। जब आप शेयर्स परचेज करोगे तो आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे, जब आप शेयर सेल करोगे तो आपके अकाउंट से शेयर्स डेबिट होंगे। देन अब ये तो था परचेज करने के लिए, बट अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो आपके शेयर ब्रोकर के थ्रू सेल होंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो शेयर थे वो सेल किए हुए थे तो आप क्या करोगे, जो आपका डीपी है आप उसको, अगर आपने अपने शेयर सेल करने हैं ब्रोकर के थ्रू, तो आप क्या करोगे, आप अपने डीपी को इंस्ट्रक्शंस दोगे कि वो आपके जो अकाउंट है उसको इतने शेयर से डेबिट कर दे। तो वो आपके जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देगा उतने शेयर से जितने शेयर आपसे चले गए। उसके बाद क्या होगा, ब्रोकर जिसके थ्रू आपने अपने शेयर्स बेचे हैं वो ब्रोकर आपके डीपी को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि शेयर उसने स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर कर दिए हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में उसने बेचे थे तो शेयर कहाँ पे जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में। और जो ब्रोकर है उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब जब वो डीपी को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि उसने जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में दे दिए हैं। जब उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो जिस पर्सन ने के शेयर थे वो, तो उस पर्सन को वो पैसे दे देगा। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर को, या सॉरी इन्वेस्टर को नहीं, कि जिस पर्सन ने शेयर ब्रोकर को दिए थे बेचने के लिए वो उस पर्सन को पेमेंट कर देगा। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, शेयर लेना देना, पेमेंट करनी या लेनी, रिसीव करनी, ये सारा कुछ 2 days में सेटल हो जाएगा। ये T+2 कब से आया है इंडिया में, अप्रैल 2003 से। ओके, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम। अभी इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं, वर्किंग कैसे थी डीमेट सिस्टम की। देखो, सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है, डीपी के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीपी को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। अब अकाउंट ओपन होने से पहले आपके पास जो शेयर्स है वो तो फिजिकल फॉर्म में ही होंगे, तो उसको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए आप डीपी को रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने के लिए दोगे उसको, कि वो आपकी रिक्वेस्ट डाले। देन अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डीमेट अकाउंट की सिंपल डिटेल्स देनी है और आपके अकाउंट में उतने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे जितने आपने परचेज़ किए हैं। अगर आप अपने शेयर्स को ब्रोकर के थ्रू सेल करना चाहते हो तो
आपका जो डीपी है वो आपके अकाउंट में जितने शेयर्स आपसे चले जाने वाले हैं उतने से वो डेबिट कर देगा, और जो आपका ब्रोकर है वो आपके डीपी को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि उसने जो शेयर्स है वो डिलीवर कर दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो ब्रोकर को पैसे मिलेंगे। अब ब्रोकर ने आपके जो शेयर्स हैं वो सेल कराए, तो शेयर तो एक्चुअल में आपके थे ना, तो वो जो पैसा उसके पास आएगा वो आपको दे देगा। तो ये सारी जो सेटलमेंट थी वो T+2 में हो जाएगी, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई प्लस उसके 2 दिन और। ठीक है। नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के जो 2 मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन है? एक है डिपॉजिटरी और एक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी एक मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है डिपॉजिटरी सिस्टम में। ये एक बैंक की तरह होता है जहाँ पे जो डिपॉजिटर है, इन्वेस्टर है, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट भी करा सकता है और उससे विड्रॉ भी करा सकता है। ऐसे वो अपनी मनी को भी वहाँ पे डिपॉजिट करा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और वहाँ से विड्रॉ भी करा सकता है। इसके फीचर्स क्या हैं? डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सिक्योरिटीज़ को अपने पास होल्ड करके रखता है। ये इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट तो करेगा बट डायरेक्टली नहीं करेगा। बीच में इंटरमीडियरी कौन होता है? डीपी। और जो डीपी होता है वो तभी अपनी ये वाली सर्विसेज ऑफर कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर, और उसने सेबी से ऐसा सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ऑब्टेन किया हुआ है। इन्वेस्टर्स डीपी के साथ अपना डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कराएंगे जिसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, और जो डिपॉजिटरी है वो डीपी की हेल्प के साथ जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उनको कंट्रोल करता है। डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिसिएट मीन्स प्लेज करना, मॉर्टगेज करना, गिरवी रखना। वो सिक्योरिटीज़ को मॉर्टगेज भी कर सकता है बैंक लोन के अगेंस्ट, अगर उसको बैंक लोन चाहिए उसके लिए। डिपॉजिटरी अगर बोनस शेयर्स इशू करना चाहता है तो उसके रिसिप्ट भी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू करेगा। डिपॉजिटरी नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है डीमैट अकाउंट के लिए। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, वहाँ पे आप नॉमिनी करा सकते हो ना, किसी को नॉमिनेशन करा सकते हो, वैसे ही ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी का एक एजेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और कोई भी इन्वेस्टर अगर डिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो डायरेक्टली नहीं होगा, इस डीपी के थ्रू ही होगा। जितनी भी डीलिंग्स ऑनलाइन फॉर्म में होंगी वो सारी डीपी के थ्रू ही होंगी, इसके बिना नहीं होंगी। और जो डीपी होगा वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो ब्रोकर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। डीपी डिपॉजिटरी सिस्टम में एक इंटरमीडियरी का काम करता है जो शेयर्स को बाय या सेल कराने के में हेल्प करता है। नाउ 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस हैं, वन है सेंसेक्स एंड वन इज निफ्टी। अब देखो, इंडिया में 2 मेन जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन सी हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में, एनएससी उसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी। तो देखो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ओवरऑल कंपनीज हैं, 3,000, 4,000, 5,000 घटती बढ़ती रहती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बहुत सारी कंपनीज अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके सिक्योरिटीज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं तो उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके शेयर्स का, उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका एक सैंपल लिया जाता है। टॉप 30 कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ में से कुछ कुछ सैंपल लिया जाता है, और उनके एवरेज प्राइस के बेस पे उनके थोड़े थोड़े शेयर्स ले लिए इक्वल, मतलब हर एक कंपनी के 50 या हर एक कंपनी के 100 ऐसे। तो उन सब के प्राइजेस का फिर एवरेज निकाला जाता है, और उसके बेस पर जो शेयर प्राइस होता है वो निकाला जाएगा कि कितना है।
आज की डेट में। ऐसे ही जो निफ्टी है, ये इसमें क्या होता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होंगी, बट उनमें से जो टॉप 50 हैं उनके सिक्योरिटीज़ में से सैंपल लिया जाएगा और उन सब के प्राइजेस की एवरेज निकाली जाएगी, और उस एवरेज के बेस पर ये देखा जाता है कि आज शेयर प्राइस क्या चल रहा है। उन टॉप 50 कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस डेली अप डाउन करेंगे, ठीक है। तो डेली उनके प्राइजेस की एवरेज निकाली जाएगी और पर शेयर का प्राइस निकाला जाएगा। तो तभी तो जो होता है ना कि डेली आप देखते हो न्यूज़ में दिखाते हैं आज सेंसेक्स इतना है, आज निफ्टी इतना है, वो ऐसे ही निकाला जाता है। पर वो कौन सी टॉप 50 कंपनीज ली जाएंगी निफ्टी का जो इंडिसेस है उसको तैयार करने के लिए, या फिर सेंसेक्स के टाइम पे कौन सी 30 टॉप कंपनीज ली जाएंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली टॉप 30 कंपनीज हैं? हम गुडविल के बेस पे नहीं बताएंगे कि ये टॉप 30 हैं या ये टॉप 50 हैं। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि टॉप 50 कौन सी हैं, टॉप 30 कौन सी हैं? हम उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करते हैं क्या है। एक तो होता है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। नाउ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इफ अ कंपनी ए, here is a company A and total shares of this company, कंपनी A है जो, इसकी टोटल वैल्यू है 5 करोड़। 5 करोड़ इसकी वैल्यू कैसे आई? फाइव करोड़ जो इसकी वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसके पास 5 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स हैं, इसकी शेयर कैपिटल है इतनी। बट इसके जो 5 करोड़ के शेयर्स हैं, इसमें से जो 4 करोड़ के शेयर्स हैं वो तो इसके अपने ओनर्स के ही हैं, मतलब इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके जो ओनर्स हैं उनके ही हैं। बट इसमें से जो इसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए हैं वो तो सिर्फ 1 करोड़ की वैल्यू के ही किए हैं, ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंग देखो, अगर हम इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो तो कितना है 5 करोड़। बट अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देखें तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है ये वाला 1 करोड़। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम सिर्फ वही शेयर कैपिटल लेंगे जो कि कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करके रेज की है। ओके, सो 1 करोड़ इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 4 करोड़ एंड टोटल 5 करोड़ इज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो जब हमने निफ्टी के लिए 50 टॉप कंपनीज लेनी है तो हमने वो वाली 50 कंपनीज लेनी है कि टोटल जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पर लिस्टेड एनएससी में, उनमें से जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे यहाँ पर 1 करोड़ है, किसी कंपनी का 2 करोड़ होगा, किसी का 3 करोड़ या किसी का 1.5 करोड़, किसी का 400 करोड़। तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा, जिसका उससे कम है उसको सेकंड पे, जिसका उससे कम है उसको थर्ड पे, जिसका उससे कम उसको फोर्थ पे। तो ऐसे करके 50 कंपनीज ले ली जाएंगी, ठीक है। उनके फिर प्राइजेस का एवरेज लिया जाएगा और उसके लिए सेंसेक्स के लिए ऐसे ही टॉप 30 कंपनीज ली जाएंगी। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं कि हमने जो टॉप 50 कंपनीज ले ली तो उनका डेली ही उनका जो मार्केट इनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सेम ही रहे। डेली वो कुछ नई मान लो कि उनकी कुछ नई सिक्योरिटीज़ सेल हुई हो सकती हैं, या उन्होंने हो सकता है कि कहीं से परचेज़ भी की हों सिक्योरिटीज़, ऐसा भी हो सकता है। उनके जो कंपनी है उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो,
जो हो सकता है कि वो 1 मंथ बाद डाउन चला गया, अप चला गया, या फिर टॉप 50 में जो कंपनीज ऐड है उनका डाउन चला गया और जो नहीं थी उनका अप चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एवरी 3 मंथ के बाद दोबारा से फिर ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक किया जाएगा सभी कंपनीज का, और जो टॉप 50 होंगी उनको ले लिया जाएगा, और जो पहले टॉप 50 में थी बट अब उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन हो गया, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो अप जा रही है या डाउन जा रही है। अब डेली जैसे मान लो कि कल जो शेयर प्राइस है वो कम था, आज जो निकला जो शेयर प्राइस वो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट अप जा रही है। अगर डाउन हो गया तो हम कहेंगे कि वो डाउन चली गई है। तो 3 महीने के लिए जो एक बार हमने डिसाइड कर रही कि टॉप 50 कंपनीज ये हैं, तो उन्हीं के ही शेयर प्राइजेस की एवरेज निकलेगी। 3 महीने के बाद वो टॉप 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज चेंज हो जाएंगी, फिर वो वाली जो टॉप 50 कंपनीज डिसाइड होंगी 3 मंथ के लिए, उन्हीं के डेली उन्हीं के प्राइजेस के बेस पे ही शेयर प्राइस या जो शेयर मार्केट है उसको जज किया जाएगा। सो अब आपको पता लग गया कि कैसे निफ्टी को डिसाइड किया जाता है, कैसे सेंसेक्स के लिए इंडेक्स बनता है, इस तरीके से बनेगा। नाउ व्हाट इज़ डीम्यूचुअलाइजेशन? डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? डीम्यूचुअलाइजेशन देखो क्या होता है कि जब ऑफलाइन ट्रेड होता था, ऑफलाइन स्टॉक एक्सचेंजेस पर डीलिंग्स होती थी, तो वहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो अपने पर्सनल गेन को भी मतलब उसके उसके ऊपर फोकस करते थे। जैसे अगर जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स सेल करना चाहता है, तो अगर सेम डे पे शेयर का प्राइस अप है, हाई है, तो ब्रोकर कई बार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन शेयर्स को सेल नहीं करेगा। लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके टर्मिनल पर ऑटोमेटिकली ही जो है उसका ऑर्डर मैच कर जाएगा और देन ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके कंट्रोल और ओनरशिप को सेपरेट कर देना मेंबर्स के ट्रेडिंग राइट से। पहले क्या होता था ट्रेडिशनली कि जो ब्रोकर्स थे वो अपने तरीके से ही स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करते रहते थे, रेगुलेट करते रहते थे, वो खुद ही ओनर बन बैठे थे। जब अगर हम ज़्यादा पुराने टाइम की बात करें तब सेबी भी नहीं था, और सेबी की अब्सेंस में अब तो सेबी कंट्रोल करता है, सेबी की अब्सेंस में वो अपने तरीके से ही स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते रहते थे, कंट्रोल करते रहते थे अपने पर्सनल गेन्स के लिए। बट अब ऐसा नहीं रहा। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो पहले मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट कर देना जो मेंबर्स हैं उसके उनके ट्रेडिंग राइट्स से, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर ब्रोकर्स अपने पर्सनल गेन के लिए डीलिंग्स करने लग जाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो डीम्यूचुअलाइजेशन इन तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है। So what is the meaning of demutualization? Separation of ownership and control of stock exchange from the trading rights of its members. Now, in my coming video, I will explain you about SEBI and its functions. So, for today, revise this topic. Thank you.